जय हिंद। उत्तर प्रदेश आर ओ हाई कोर्ट आर ओ के लिए अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमने कृषि संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड जो चैप्टर है और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले जो कि पिछले यूपी पीसीएस आर ओ और हाई कोर्ट आर ओ में आए हुए प्रश्नों का संकलन है। और ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमारे आर ओ में आने के लिए पूर्णतः संभावित है। और बता दें कि ये आपको यहाँ पे लेवल का जीएस मिलने वाला है। और अगर आप लेवल का जीएस नहीं पढ़ते हैं और आप सिंपल प्रश्नों को पढ़ के जाते हैं, आपका आर ओ में आप जो अनुमान लगा रहे हैं हो सकता है या प्रश्न मिल सकते हैं। तो आप पिछले जो रद्द हो चुका है प्रश्न पत्र उसमें आप खंगाल सकते हैं। आपको वहाँ पे केवल 8 क्वेश्चन जो थे, केवल 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही वाला जो मिलता है कि प्रश्न ऐसा मिला था। बाकी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल रहे थे, यानी आपको कई सारे ऐसे फैक्ट दिए जा रहे थे और उसमें आपको चुन कर लिखने थे कि कौन कौन आंसर इसके लिए प्रॉपर उपयुक्त है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों का अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे संकट की स्थिति बन सकती है। तो आइए और सबसे पहले प्रश्न का यहाँ पे देखते हैं कौन सा प्रश्न है जो कि हमारे प्रश्न पत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है यहाँ पे, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी। किसान मानधन योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे संचालित की गई थी और यह कब प्रारंभ हुई थी इसका बताना है। तो आपको हम बता देते हैं कि किसान मानधन योजना जो है यह पेंशन के लिए उपयुक्त एक योजना है। इसमें व्यक्ति को जो है 60 साल अगर पूरा कर लेता है, 60 वर्ष के बाद, तो उसे 3,000 रुपये पेंशन मिलता है। 3,000 पेंशन मिलता है जब वो व्यक्ति 60 साल अपना पूर्ण कर लेगा। तो क्या यह भी केवल ऐसे ही 60 साल पूरा होने के बाद मिलेगा? नहीं, इसमें भी कुछ शर्तें हैं और इसमें कुछ पूंजी यानी कुछ धन जो है जमा कराने होते हैं बैंक में इस योजना के अंतर्गत। इसमें 55 रुपये से 200 रुपये 55 रुपये से 200 रुपये आपको पर मंथ अपने इस पेंशन योजना में जमा करने होते हैं। और आयु जो होता है यानी एज लिमिट क्या है, 18 से 40 वर्ष। तो 18 से 40 वर्ष के जो लोग हैं वह इसमें इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना को कब प्रारंभ की गई थी, तो यह हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, 12 सितंबर 2019 से इसे प्रारंभ की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमें आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो इसमें ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस। इसका सही आंसर आपको बताने हैं और इसके रिलेटेड हम कुछ जानकारी और जान लेते हैं। नीली अर्थव्यवस्था आपको बताना है कि नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित यह व्यवस्था है या योजना है। तो नीली अर्थव्यवस्था आपको बताने हैं। साथ में समुद्री संसाधन, देखिए लिखा है कि समुद्र में जितने भी संसाधन हैं, चाहे वह जीवों से रिलेटेड हो, चाहे वह प्लांट या पौधों से रिलेटेड हो, सारी, और पर्यावरण जो प्रदूषण है, जो समुद्र से रिलेटेड प्रदूषण बनते हैं, उससे जितनी भी जानकारियां हैं वह साझेदारी इस सिस्टम या इस जो MOU है इसके अंतर्गत साझेदारी के अंतर्गत किया जाएगा। तो हम जानें कि नीली अर्थव्यवस्था जो है यह मत्स्य पालन से संबंधित है। और इस प्रश्न का आंसर जो है नॉर्वे है, यानी नॉर्वे के साथ भारत ने नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास के लिए साझेदारी करने के लिए टास्क फोर्स का निर्माण यहाँ पे किया जा चुका है। यह MPPCS
प्री 2020 का प्रश्न है। देख सकते हैं कैसे प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है और आपको भी ऐसे प्रश्नों का यहाँ पे अभ्यास करते रहना है। और हम बता दें आप इस प्रश्न को अभ्यास करने के लिए कुछ बुक है, जैसे घटना चक्र का पुनराविलोकन है। आप इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र से सब अपने मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे बुक को परचेज कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत में सहकारी कृषि का विचार का समर्थक नहीं थे। कौन यहाँ पे सहकारी कृषि का विचार के समर्थन में नहीं थे? तो सबसे पहले देखिए सहकारी कृषि क्या होती है। सहकारी मतलब होता है कि साझेदार मतलब कि 2, 3, 4 या ग्रुप में लोग मिल करके इस कृषि को आगे बढ़ाते हैं और पैसे जो है यहाँ पे पूंजी इकट्ठा करते हैं। कभी कभी तो सरकार को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है सहकारी कृषि में। तो आपने एक बहुत बढ़िया संस्था है अमूल नाम का, जो आनंद और दूध से संबंधित यहाँ पे यह कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, जिसमें हमारे स्वामीनाथन जी इसमें बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिए हुए हैं। तो सहकारी कृषि में कई लोग ग्रुप में मिल करके अपने पूंजी का निर्माण करते हैं और किसी एक कृषि के लिए सारी पूंजी को वहाँ पे लगा करके और सब लोग अपने हिस्सेदार का मालिकाना हक जताते हैं। साथ में सरकार भी इसमें अपनी हिस्सेदारी देती है। अगर आपको उतना पैसे या पूंजी नहीं हो पाती है तो सरकार अपना योगदान यहाँ पे दे देती है। तो इस कृषि देखिए कृषि बढ़िया है, क्योंकि भाई देखिए अगर किसी को फल या केले का प्लांट लगाना है तो उसके लिए अच्छे खासे धन की ज़रूरत होती है और उसके देखभाल के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास गांव के सभी लोग मिलकर के पूंजी लगाते हैं तो वहाँ पे आसानी से इस फसल का पैदावार आसानी से किया जा सकता है और इसमें कुछ लोग को अपॉइंट किया जा सकता है, रोजगार भी इससे मिल सकते हैं। तो इसके समर्थक में बता दें कि चरण सिंह नहीं थे, चौधरी चरण सिंह इसमें नहीं थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे इस किसी के समर्थक में। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भूमि सुधार बहुत ही जरूरी है और कृषि की पैदावार के लिए, मृदा के लिए और जो हमारा खेत खराब होता जा रहा है प्रदूषण के माध्यम से, उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। और हमें कितने अनुपात में उर्वरकों का उत्पादन यानी उसमें खेतों में डालना चाहिए, यह भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं आपको बताना है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बिल्कुल कृषि सुधार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यहाँ पे आ जाता है। लिखा है कौन सा नहीं है, इसको अलग करना है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, बिल्कुल यह भी इसमें आता है, ठीक है, भूमि सुधार में। तीसरा है कि काश्तकारी सुधार करना, काश्तकारी मतलब कि जितने भी खेतिहर हैं उनके पूंजी के निर्माण में या खेत के संबंध में जितने भी उर्वरक वगैरह हैं और उसके वितरण के हिसाब से उसको यहाँ पे सुधार करना होता है। देखिए यहाँ पे बहुफसली योजना इसमें नहीं आती है, बहुफसली योजना का इसमें कोई प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुफसली योजना इसके लिए क्या है, बिल्कुल सही है, इस प्रश्न का आंसर यह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पट्टेदारी, तो आप देखते हो गांव में पट्टा दिया जाता है और इसे लीज भी कहा जाता है कि ये 99 सालों के लिए लीज पर दिया जा रहा है, लेकिन यह समय के अनुसार ये जिसका हो जाता है तो उसी का रहता है। इसमें क्या है कि लगान का विनियमन करने के लिए, बिल्कुल लगान जो है उसकी विनियमन करने के लिए पट्टेदारी सुविधा जो है उपाय लगाए गए हैं। अवधि की सुरक्षा, बिल्कुल अवधि की सुरक्षा के लिए भी है और पट्टेदारी की स्वामित्व की घोषणा भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 यानी डी 1, 2, 3 ऑप्शन के साथ सही आंसर के साथ चला जाता है। अगले प्रश्न के लिए, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? भारत में सीमांत जोत, देखिए सीमांत जोत तो आपको बताने हैं, लेकिन इसके साथ साथ
लघु जोत किसे कहेंगे? लघु जोत किसे कहेंगे? ठीक है। फिर माध्यम जोत किसे कहेंगे? माध्यम जोत। और उसके बाद बृहद जोत। यह 3 चीज़ आपको यह भी यहाँ पे शामिल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे शामिल करना है। तो यह बताना है और आपको बताइए इसमें से कौन इसका सही आंसर है। तो सीमांत ज्योति में हम अगर बात करते हैं लघु ज्योति में, तो यहाँ पे 2 से या 1 से 5 हेक्टेयर तक, 1 से 5 हेक्टेयर तक लघु ज्योत है। और माध्यम ज्योत जो है 5 से या 6 से लगाई 10 तक, और 10 से अधिक जितने भी ज्योत हैं उसे हम बृहद ज्योत कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सीमांत ज्योत। यह 1 हेक्टेयर से कम का जो जोत होता है यानी खेत होता है उसे हम 1 हेक्टेयर से कम जोत वाला कहते हैं। ठीक है, उसे हम 1 हेक्टेयर से कम जोत वाला कहते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है और इसके साथ साथ कुछ प्रश्न और हैं जिसे हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल एक आया था। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यह किस क्षेत्र से संबंधित है, यह बताना है आपको। और इसकी स्थापना कब की गई इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की? ठीक है, और इसे कहते हैं ई नैम भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से संबंधित यह है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना क्या कहलाता है? तो जैसे देखिए हमारे देश में यह एक बहुत अच्छी योजना लाने में हमारी सरकार अपना योगदान देती है कि जब तक हिस्सेदारी और सहयोगपूर्ण कार्य नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश का विकास उतना तेज़ी से होना संभव नहीं है। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसमें देख रहा है कि आप हमारा देश विकास करेगा, उसमें हमारे देश का लाभ होगा, हमारे राज्य का लाभ होगा, किसी को रोजगार मिलेगा, तो बिल्कुल आप भी उसमें जितना सहयोग हो सके करने का प्रयास करिए, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन हमारे गांव में, हमारे शहरों में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। सहयोगपूर्ण और हिस्सेदारी वाला काम तो बिल्कुल बहुत ही कम। अगर आपका दुश्मन है तो लोग उसको बिगाड़ने में अपनी प्रॉपर्टी तक लगा देते हैं, अपने धन को भी उसी में लगा देते हैं कि उसका हमारा बिगड़े, भले बिगड़े लेकिन उसका बनना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल हमारा सोच जो है सही नहीं है, हमारे देश के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताने हैं। तब तक हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो पोर्टल है इसे ई नैम भी कहते हैं। ई नैम जो है यह कृषि से संबंधित है और कृषि में जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वह खाद्य उग्र से हो या उर्वरक से हो या बीज वितरण से हो, इस पोर्टल पर आप जा कर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 को 14 अप्रैल 1916 को इसका 2016 को यह किया गया था। ठीक है, 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है यह ऑप्शन बी है, सामुदायिक विकास। देखिए यहाँ पे सामुदायिक विकास यानी अगर समुदाय में लोग हैं तो इसे सामुदायिक विकास भी कहेंगे। लोग अगर हिस्सेदारी और सहयोगपूर्ण कार्य की भावना रखते हैं तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं, यह थोड़ा लंबा प्रश्न है और आपको यह प्रश्न का जवाब देने हैं। तब तक एक और प्रश्न हो आपको बताते हैं। और देखिए इसको पढ़ लीजिए, क्या है इसमें कि बड़े सामंतों को आवंटित भूमि मिलाना है, किसमें होगा? मालगुजारी के इजारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि मिलाने हैं, उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने, विक्रय करने
अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि यहाँ पे मिलाने हैं कि कौन सा जागीरदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी प्रणाली में से कौन आंसर बनेगा। ऑप्शन डी में डी वाले सूची में ग्राम स्तर पर की गई भूमि राजस्व बंदोबस्त, इसमें से कौन आएगा, यह आपको बताना है इसमें से कौन आंसर सही है। तब तक एक और प्रश्न आपको हम देते हैं। स्वास्थ्य मृदा कार्ड, स्वास्थ्य मृदा कार्ड का क्या जो है प्रयोजन है, कब से इसकी स्थापना हुई, कहाँ से हुई और इसकी क्या क्या लाभ हैं और योजना में कौन कौन सी पहलू को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बताने हैं स्वास्थ्य मृदा कार्ड, स्वास्थ्य मृदा कार्ड बताने हैं आपको, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लीजिए बताते हैं कि यह 2015 से और यह राजस्थान से इसे शुरू किया गया था, स्वास्थ्य मृदा कार्ड को 2015 से राजस्थान से। इसमें क्या है, यहाँ पे जो कृषि उत्पादक है उसमें मृदा का क्या महत्व है उत्पादकता में, उसको लोगों के बीच में जा करके लोगों को रूबरू कराना है। उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करना, अगर मृदा में आपको पता चल जाए कि आपके पोटास मतलब मात्रा में है, बहु मात्रा में है, तो आपको पोटास डालने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, जिससे आपके उर्वरक बचेगा, साथ में आपका धन भी बचेगा। मान लीजिए आपके खेत में जो है कैल्शियम की मात्रा है, तो आपको बाहर से कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातों को जो है मृदा कार्ड अगर आपको मिल जाता है कि आपके खेत में कौन कौन से चीज़ें जो है पर्याप्त मात्रा में है, तो आपके पास जो खेत में वह मतलब कि जो तत्व नहीं है वही आप डालेंगे, बाकी को नहीं डालेंगे। तो यह भी इसमें है कि उर्वरकों को कम करना, धारणीय पर्यावरण पर ध्यान देना कि ताकि हमारा जो मृदा है वह भी लंबे समय तक उत्पादकता बनी रहे, इसे कहते हैं धारणीय पर्यावरण। और लोचशील बनाना है, यानी लोचशील कि यानी खेत में कोई भी यानी कई फसलों का उत्पादन किया जा सके। यह स्वास्थ्य मृदा कार्ड का यह उपयोग 2015 से राजस्थान में इसे शुरू किया गया था। अब आइए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिए, ग्राम स्तर पर की गई भूमि राजस्व का बंदोबस्त, ग्राम स्तर पर अगर की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं महालवाड़ी। अगर गांव स्तर पर है उसे महालवाड़ी हम लोग कहते हैं, है ना। ये आपने पढ़ा है। रैयतवाड़ी में क्या होता है, सीधे किसान से बात होती है, सीधे किसान से यहाँ पे टैक्स वगैरह लिया जाते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने, विक्रय करने अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। यहाँ पे प्रत्येक किसान की बात की जाएगी तो यहाँ पे रैयतवाड़ी की मतलब कि यहाँ पे जो प्रणाली है रिलेटेड है। अब देखिए, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि और मालगुजारी के इजारोदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जो है यह बताने हैं, ठीक है। तो इसे अगर मालगुजारी या तहसीलदारों को जो भूमि आवंटित की जाती है इसे कहते हैं जमींदारी प्रथा, इसे कहते हैं जमींदारी प्रणाली कहते हैं। और अगर बड़े सामंतों को दी जाती है भूमि तो उसे जागीरदारी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सातवाहन वंशों ने सबसे पहले जागीरदारी प्रथा की शुरुआत की थी, यानी जो बड़े बड़े सामंत होते थे, सामंत मतलब कि जो मंत्री वगैरह होते थे, उन्हें एक बड़ी बड़ी क्षेत्र दे दिया जाता था कि यहाँ पे आपको वेतन नहीं दिया जाएगा बल्कि भूमि दे दी जाती है, आप यहाँ से लगान वसूल करिए और अपने हिस्से का जितने भी मतलब खर्चे हैं वगैरह उसे आप शामिल कीजिए, और इससे अधिक होता है तो आप उसे सरकार के या राजा के जमा खाता है उसमें जमा करा सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन जो है बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है, ठीक है। सही आंसर के लिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो ये काशी लालिमा क्या है, एक प्रजाति है, और यह प्रजाति इसलिए है क्योंकि इसे हम खरीफ यानी खरीफ वाले समय में और
गर्मी के दिन में यानी रबी वाले दिन में दोनों के समय में इसे उगा सकते हैं और यह प्रजाति दोनों में अच्छे से अपना उत्पादन दे सकती है, काशी लालिमा नाम की। तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जो है यह भिंडी से संबंधित है। यह किससे है? भिंडी संबंधित है। ठीक है। आगे बताने हैं कि सहकारी कृषि, यहाँ पे बताना है कि सहकारी कृषि, सहकारी कृषि, जो सहकारी कृषि है किस देश से ली गई है, किस देश से यह हमने इसे अपनाया है, प्राप्त किया है और अपने देश में इसे लागू किया है। तब तक अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास को प्रदर्शित किया था? ऋणात्मक विकास यहाँ पे देखा गया था, आपको यह बताने हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि देखिए जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी यह यूएसएसआर से हमने ली थी और इसे योजना आयोग द्वारा इसे संपादित किया जाता था, इसे बनाया जाता था और बाद में इसे जो है विकास परिषद एक होता था, उसके द्वारा इसे मतलब कि एक अंतिम निर्णय पर लाया जाता था और इसके बाद इसे लागू किया जाता था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय परिषद होता था। ठीक है। अब पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी की बात कर लेते हैं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पे हेराल्ड डोमर इस योजना के जो संपादक थे यानी बनाए थे, इसको हेराल्ड डोमर कहते हैं। ठीक है। हेराल्ड डोमर, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं डोमर के नाम से। इसे डोमर ने किया था और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और यह कब से कब शुरू हुई थी? तो 1951 से 56 तक इसे चलाया गया था। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आप देख सकते हैं महालबोनिस, इसे महालबोनिस ने इसे शुरू किया था या इसे संपादित किया था और यह जो है उद्योग के लिए समर्पित किया गया था। किसके लिए? तो उद्योग के लिए समर्पित किया गया था और यह 56 से लगाई 61 तक यह चला था। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे दे रखा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है किसके लिए था? ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको बताना है। ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह 61 से लगाई, 61 से 66 तक था, 61 से लगाई यह 66 तक था तीसरी पंचवर्षीय योजना और इसमें स्वावलंबन का जो धारणा थी यहाँ पे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। स्वावलंबन, स्वावलंबन हम इसे लिख सकते हैं। आप देखिए लिखने पर ना जाइए क्योंकि लिखने में हमें समस्या आ जाती है, लिख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास कलम जो है ख़राब हो चुकी है। ठीक है। तो आप इसे समझ लीजिए और इसे लिखते भी रहिए, ये चीज़ें हैं। और चौथी योजना जो है वह इसके बाद देखिए 3 साल का पंचवर्षीय योजना जो है बंद कर दी गई थी और इसे एक साल पर पंचवर्षीय योजना, एक साल की योजना लाई गई थी और इसे अवकाश भी बोला जाता है, योजना अवकाश, जो कि 67, 68, 69 तक था। ठीक है। फिर 69 से जो है 74 तक एक फिर योजना लाई गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना में जो थे कौन? तो गाडगिल यहाँ पे हुआ करते थे, इसके योजना के प्रयोजक थे। ठीक है। देखिए इस प्रश्न का आंसर बात करते हैं तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके लिए कौन सी थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी? जो कि ऋणात्मक विकास यहाँ पे प्रदर्शित किया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब देखिए सहकारी कृषि हमने बात किया था तो यह यूएसएसआर से प्राप्त की गई थी, इसे कॉपी की गई थी। सहकारी कृषि को भी, सहकारी कृषि को यहाँ से ली गई थी। ठीक है। निम्न में से
कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? इसे बताना है कि किससे सबसे अधिक जो है यहाँ पे प्राप्त करता है, ये आपको बताने हैं। तो आप बताते रहिए कौन सा इसके लिए सही है। और देखिए, हम बताते हैं आपको कपास के बारे में। ठीक है, कपास जो है क्या है कि यह किन किन राज्यों से हमें प्राप्त होता है, और सबसे ज़्यादा में गुजरात से प्राप्त होता है कपास का उत्पादन, फिर महाराष्ट्र से, फिर जो है महाराष्ट्र से, पंजाब से, आंध्रा से, पंजाब से और आंध्रा से। ठीक है, तो गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से और आंध्रा से कपास का उत्पादन होता है। सबसे अधिक गुजरात से और महाराष्ट्र से यहाँ पे होता है। ठीक है, और हमारे देश में 5 प्रकार के कपास का उत्पादन किया जाता है। इसमें मलबरी होता है और 5 टाइप के लगभग हैं सब। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर जो है कच्ची कपास है। इसके पहले बासमती चावल से यहाँ पे उत्पादन होता था सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके पहले जो है बासमती चावल सबसे ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे प्रश्न का आंसर था यह। ठीक है ना, लेकिन देखिए पहले कच्ची कपास थी, अब जो है बासमती चावल हो चुका है, यह सही है। ठीक है ना, पहले कच्ची कपास थी लेकिन अब बासमती चावल, देखिए 2010 का प्रश्न है ना, तो बासमती चावल से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा यहाँ पे प्राप्त होता है हमें को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण नहीं है? आपको इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तब तक बताइए कि सामुदायिक विकास का प्रारंभ कब हुआ था? सामुदायिक विकास का प्रारंभ सामुदायिक विकास का प्रारंभ कब हुआ था और इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई हैं, यह बताने हैं। तो देखिए सामुदायिक विकास, तब तक यह बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? जनसंख्या का दबाव, निम्न कृषि उत्पादकता की बिल्कुल सही यह है। यहाँ पे उत्पादकता क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत कम है, यह सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह भी है। भूमि जोत का छोटा आकार, यह भी बहुत सही है। ठीक है, लेकिन सहकारी कृषि जो है यहाँ पे इस कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, बल्कि ये तीनों यहाँ पे है। इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आता है, क्योंकि सहकारी यहाँ पे कृषि है। तो बताइए सहकारी कृषि और सामुदायिक जो विकास है, इसी में बताना है कि सामुदायिक विकास का कब से स्थापना हुई, कब से शुरुआत हुआ। तो बता दें कि 1952 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 1952 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे इसमें कुछ योजनाएं शामिल की गई हैं, लक्ष्य शामिल किया गया है। आत्मनिर्भर हमें होना है सामुदायिक विकास से, आर्थिक विकास करने हैं, समाज से न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करना है। समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था को क्या करना है, कायम करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व और उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय और रोजगार, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्न में से किस योगदान से जाना जाता है? कृषि का महत्व, देखिए राष्ट्रीय आय और रोजगार। राष्ट्रीय आय और रोजगार क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जानते ही हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, यह कृषि का महत्व है, बिल्कुल है। ठीक है, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यह भी इसके लिए सही है। खाद्यान्न आपूर्ति भी कृषि के महत्व से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर के साथ यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, अब देखिए
भारत में कृषि आय कर लगाया जाता है, यह आपको बताने हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? भारत में राष्ट्रीय कृषि आय पर जो कर लगाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार या केंद्र और राज्य दोनों द्वारा लगाए जाते हैं, यह आपको बताने हैं। तब तक एक प्रश्न बताते रहिए। यहाँ पे कुछ जानकारी और शामिल कर लेते हैं कि किस क्षेत्र का, देखिए हमारे मतलब कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्र हैं। इसमें से 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्र यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है बताने हैं आपको। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, दूसरे में उद्योग है और तीसरे में क्या है कि सेवा क्षेत्र आता है। तो कृषि का क्षेत्र कितना है? कृषि का क्षेत्र इस समय 15% है, ठीक है। कृषि का क्षेत्र 15% है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे 15% है, लेकिन 55% जो श्रम है इसी में लगा हुआ है। 55% जो श्रम है इसमें लगा हुआ है, समझ रहे हैं? मतलब कि 55% जो जनसंख्या है कृषि में लगी हुई है, लेकिन यहाँ से केवल 15% ही लाभ प्राप्त होते हैं, जीडीपी प्राप्त होती है। उद्योग में कितने लोग शामिल हैं या उद्योग से कितने परसेंट जो है आता है? तो यहाँ से 23% जीडीपी यहाँ पे आती है, किससे? उद्योग से आती है, 23% जीडीपी आती है। और सेवा क्षेत्र से कितना आता है? तो यह आता है आपको 61.5%, यानी सेवा क्षेत्र से हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परसेंट देखने को मिलता है, 61.5% आता है। लेकिन 1951 बता दें आपको कि कृषि में 1951 में लगभग जो है यहाँ पे 51.8% कृषि से जीडीपी प्राप्त होती थी, कृषि से जीडीपी यहाँ पे प्राप्त होती थी। और इंडस्ट्री से 14%, जबकि उद्योग से कितने? 14% उस समय प्राप्त होती थी। सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट क्या से? कृषि से ही मिलता था, लेकिन अब कृषि का जो भाग है वह कम होता जा रहा है, क्योंकि हम कृषि में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूंजी को लगा नहीं रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है। बस यही इसकी मेन प्रॉब्लम है। हमने पिछले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देना है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आर राज्य है, ए ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पर जितने भी टैक्स होंगे राज्य सरकार द्वारा ही ग्रहण किया जाएगा, इसे वसूला जाएगा। अगली हमारी है काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है, यहाँ पे ये चीज़ बताने हैं, ठीक है। काली क्रांति बताइए इसको। इसके साथ साथ बताइए कि कपास में भारत का कौन सा स्थान है? कपास में भारत का उत्पादन में कौन सा स्थान है? और मतलब कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन पहले स्थान है? प्रति हेक्टेयर में उत्पादन कौन ज़्यादा रखता है, आपको यह बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर यहाँ देख लीजिए। काली क्रांति यह कच्चा तेल से संबंधित है, कच्चा तेल के उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। मत्स्य जो उत्पादन है वह नीली क्रांति, सरसों का पीली क्रांति से संबंध है, और कोयला जो है ब्लैक गोल्ड इसे कहा जाता है, कोयला उत्पादन को ब्लैक गोल्ड। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। देखिए इसके पहले हम यहाँ पे प्रश्न इसका जो हमने बताया था पूछा साहब से, कपास उत्पादन में इंडिया प्रथम स्थान है, इंडिया का प्रथम स्थान है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में ऑस्ट्रेलिया आता है, सबसे अधिक उत्पादन कपास का करता है। प्रश्न है अगला, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग, ठीक है, योजना है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि निर्यात का संवर्धन करना,
यह है, देखिए उद्योग की बात की जा रही है तो खाद्य फसलों का उत्पादकता बढ़ाना, खाद्य फसल बढ़ाने से हमारा उद्योग नहीं बढ़ेगा। तिलहन की खेती बढ़ाएंगे तो उद्योग नहीं बढ़ेगा, दलहन की खेती बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन कृषि निर्यात का बात करेंगे तो हम ऐसे चीज़ों का उत्पादन करने में अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे जिससे उसका निर्यात किया जाए, और उद्योग निर्यात करना पड़ेगा तो आप उद्योग में अपने उसको उपयोग करेंगे और उससे कोई अन्य वस्तु बना करके बेचेंगे जब किसी देश में उसकी मांग बढ़ेगी तो। ठीक है, यह इस प्रश्न का आंसर है। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से पहले एक और लाया गया था योजना, व्यापक फसल बीमा योजना। व्यापक फसल बीमा योजना था, व्यापक फसल बीमा योजना। व्यापक फसल बीमा योजना यहाँ पे था, यह बताना है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। ये इसके पहले हुई थी और इसी के जगह पे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लाया गया था। ठीक है, और इसे लागू जो है बाद में किया गया था। ठीक है, यह आपको बताने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में कब प्रारंभ की गई थी? तो यह 99 और 2000 के बीच में की गई थी। 1999 और 2000 के बीच में की गई थी। और राष्ट्रीय व्यापक फसल बीमा योजना 1985 में इसे लाया गया था, इस योजना को। और यह जो है प्राकृतिक आपदाओं के लिए लाया गया था। इसे भारत में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इससे हमारे कृषि यानी फसलें खराब हो जाती हैं, उसके स्थान पर ताकि लोगों को जो हानि हो रही है फसलों के खराब हो जाने से, तो उनको यहाँ पे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और फिर बाद में जब राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लाया गया था तो यह केवल खरीफ पर लाया गया था। किस पर? खरीफ पर लाया गया था। यह योजना खरीफ पर लाया गया था, लेकिन बाद में 2004 और 5 में 2004-5 में इसे खरीफ और रबी दोनों को लाया गया था। रबी प्लस खरीफ दोनों हो गया था। रबी प्लस खरीफ दोनों यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। अगला प्रश्न है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है, श्रमिकों के लिए सुरक्षा की बात की जाती है कि तो किस में की जाएगी? देखिए, ग्राम स्तर पर गुणवत्ता युक्त जीवन, तो यह श्रमिकों के लिए इतना आसान नहीं है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन मिल सके। भाई कि कूलर एसी सबको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो गुणवत्तापूर्ण युक्त जीवन तो आसान इतना नहीं है। अतिरिक्त मजदूरी यह भी नहीं हो पाएगा। अनुदानित आवासीय सुविधा यह भी नहीं होगा। लेकिन पेंशन और बीमा अगर लाभ मिलता है तो कृषि श्रमिकों के लिए यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि सुरक्षा इनकी यहाँ पे मिल पाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस जो है ठीक है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई है, यह आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, यह आपको यहाँ पे बताना है। इसी के साथ प्रश्न है कि भारत में कृषि की औसत गहनता, भारत में कृषि की औसत गहनता कितनी है? मतलब एक खेत में एक साथ कितने फसलों को बोया जाता है, यह बताना है। कृषि गहनता कितनी है, इस चीज़ को बताते हुए चलिए। तब तक इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य आयोग की स्थापना की जा चुकी है।
औसत गहनता भारत में 143% है। 143% यहाँ पे है औसत कृषि गहनता। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार करिए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशंस अधिनियम 1954 में स्थापित की गई थी। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 1954 में स्थापित की गई थी, लेकिन 2006 में बाद में इसको रोकथाम कर दिया गया था। फिर दूसरा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे फसाई कहते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में यह है। यह आपको बताने हैं कि इसमें कौन से ऑप्शन सही है, एक सही है कि दो सही है या दोनों सही है या कि दोनों भी नहीं सही है, यह आपको बताने हैं। देखिए 2021-22 में, ठीक है, 2021-22 में आपको बताना है कि चावल से विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। ठीक है, चावल से कितने विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी, और सबसे ज़्यादा भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाली फसल चावल ही है, आपको इसका बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन जो है सी है, यानी दोनों यहाँ पे कथन सही है। 2021-22 में चावल का जो उत्पादन हुआ था या निर्यात हुआ था और उससे जो पैसा हमें प्राप्त हुआ था 88 यानी $8,829 मिलियन, $8,829 मिलियन यहाँ पे प्राप्त हुआ था। किससे? तो चावल से यहाँ से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, तो उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना बिल्कुल है, सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निर्देशन करना यह भी है, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे साख सुविधाओं का जो सुदृढ़ करना है यह यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखिए भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है कब से शुरुआत की गई थी, यह आपको बताने हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसे कहते हैं नेशनल फूड सेफ्टी एग्रीमेंट, ठीक है ना, या एसोसिएशन बोल सकते हैं इसको। तो यह कब से इसकी शुरुआत हुई थी आपको बताना है। तो यह जो है 2007-08 के किस फसल से शुरू हुई थी, तो यह रबी की फसल शुरू हुई थी। 2007-08 में रबी की फसल से इसकी शुरुआत की गई थी, यह ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, 2007-08 से रबी की फसल से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं एक चीज़ और इससे संबंधित जानकारी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, यह कब इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत 2013 से की गई थी, और इसमें क्या है कि उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न लोगों को प्राप्त कराना है। लोगों को जो है गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न प्राप्त कराने हैं। इसमें 75% ग्रामीणों को और 50% शहरी लोग शामिल किए गए थे। जब शुरुआत की गई थी तो यहाँ पे शुरू किया गया था। तो देखिए 2007-08 से रबी की फसल में, और 2013 से यहाँ पे जो स्टेट में होते हैं, यानी स्टेट फूड सेफ्टी एग्रीमेंट भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया था धीरे धीरे आगे करके।
ठीक है। भारत में या निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? इसके साथ साथ आपको बताना है कि फूड सेफ्टी यानी FASSAI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी आपको यह बताना है। ठीक है, तो यह 2006 से स्थापना हुई थी। यह जो है 2006 से इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे मछली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यहाँ पे कौन है? तो चीन है। आपको जानकारी होना चाहिए, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। फिर प्रश्न है कि नाइजर या राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, यह आपको बताना है। इसी के साथ साथ किसान बही कब शुरू किया गया था? किसान बही की शुरुआत कब हुई थी, यह बताना है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यह कब शुरू की गई थी, यह बताना है। तो देखिए, नाइजर तिल राम तिल जो है यह इसमें 37 से 47% में तेल निकलता है। अगर 1 किलो है तो उसमें से या 10 किलो है तो मान लो उसमें कि 3 से 4.5 किलो तक यहाँ पे आपको तेल मिल जाएगा। किसान बही 1992 से शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, यह 2007 में शुरू किया गया था। और इसमें कृषि उर्वरक और इंजीनियरिंग का परीक्षण करना था। ठीक है, इसमें कृषि उर्वरक और इंजीनियरिंग का जो है इसको यहाँ में शामिल किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम देश दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है यहाँ पे? ठीक है, तो बताना है कि हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी यह बताना है। और किसने शुरुआत करी थी यह भी बताना है। और मतलब कौन इसमें अपना सबसे अधिक योगदान दिया था। तो देखिए, यहाँ पे हरित क्रांति किसमें आई थी? तो इसमें देखिए, हरी सब्जी से कोई मतलब नहीं, गहन कृषि उच्च, इसमें देखिए बीज उर्वरक और जल तकनीकी इसमें शामिल किया गया था। बीजों का यहाँ पे अच्छे वाले क्वालिटी जो है किस्म के उपयोग करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था। उर्वरक डालने के लिए, अगर खेत में जिस चीज़ की कमी है तो वहाँ पे उर्वरक उस चीज़ को डालने के बाद खेती या उत्पादन अच्छा हो जाएगा। और तकनीक भी इसमें नए शामिल करी गई थी। हरित क्रांति देखिए 1966 से शुरू हुआ था। और इसे स्वामीनाथन और सुब्रमण्यम जो 2 लोग थे, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, यह चीज़ यहाँ पे है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया। ठीक है, 1950 से 90 के बाद जो है देखा जाए तो 3 गुना अधिक हो गया है हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर। ठीक है ना। तो सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है क्या है, भूख से मुक्ति अभी भी नहीं प्राप्त की जा सकी। तो इसके क्या कारण हैं? इसके क्या कारण है यहाँ पे यह बताना है। इसकी क्या कारण यहाँ पे है? तो इसके यहाँ पे कारण आप देख सकते हैं। यहाँ पे
कि देश में क्या है, छोटे छोटे खंडों तक सीमित है। हरित क्रांति क्या है, खंड खंड में बट गया है। साथ में गरीबी की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक हैं। मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान्य पर अधिक बल दिया गया है। और हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले हैं, खाद्य फसलों को नहीं मिले हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हरित क्रांति के सबसे अधिक लाभ किसको मिले हैं, तो खाद्य फसलों को मिले हैं, न कि नकदी फसलों को मिले हैं। देखिए, तो इसमें पहला सही हो गया, गरीबी वाला भी सही है, और मोटे अनाज की तुलना में गेहूं अनाज पर ही ज़्यादा बल मिला, बाकी पर बहुत ही कम मिल पाया है। ठीक है, बहुत ही क्या हुआ है, उस पर कम मिला है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समस्या है ना। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का, नहीं, ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। द्वितीय हरित क्रांति में क्या शामिल नहीं है, प्रधानमंत्री द्वारा इसे शामिल किया गया था यह चीज़ को। तो आप यहाँ पे ऑप्शन है कि भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता दिलाना, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम करना, फसलों के भंडारण में सुधार करना, या कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन करना। बिल्कुल ये तो ये है, फसल के भंडारण में भी सुधार करना है, और बताना इसमें कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तो देखिए, यह ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता ये है, और फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, बिल्कुल यह भी है इसमें है, और फसलों के भंडारण में सुधार करना, यह यहाँ पे इसमें शामिल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर यह है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, गहन कदन संवर्धन के माध्यम से, गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा यहाँ पे सही है, यह बताना है आपको। इसमें क्या है कि इस पहल का उद्देश्य है कि उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों का निर्देशित करना है, और यह समूह उपागम क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति के मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। बिल्कुल इसमें यह शामिल है, और इस योजना के निर्धन लघु सीमांत जनजाति किसानों पर इसकी हिस्सेदारी प्राप्त कराना है, यह भी है। और इस योजना के अंतर्गत जो है लघु सिंचाई उपकरणों के लिए निःशुल्क किट वगैरह भी प्रदान करना है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही इस आंसर के साथ यहाँ पे जाता है। अगला है राष्ट्रीय कृषि तकनीक योजना NATP के पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह बताने हैं। इसमें से कौन आंसर सही है, किसके द्वारा इसे वित्त प्रदान किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम यहाँ पे है NATP का फुल फॉर्म। इसको शुरुआत किसने की थी ये बताना है। तो इसकी शुरुआत ICAR हो गया, और DAC के द्वारा 1998 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी, और इसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, यह बताना है।
अब बताने हैं कि फसल बीमा के जनक कौन है। फसल बीमा है तो फसल बीमा के जनक कौन है? भारत में फसल बीमा के जनक कौन है, यह बताने हैं। तो बता दें कि फसल बीमा की जो शुरुआत है सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य से शुरू की गई थी और यह 2007 से खरीफ की फसल पर 2007 से खरीफ की फसल पर इसे लागू कर दी गई थी। किस पर? खरीफ की फसल पर। और बाकी इसकी जो बीमा है जो AICIC द्वारा शुरुआत की गई थी, AICIC द्वारा इसे शुरुआत की गई थी। फसल बीमा या वर्षा बीमा इसे कहते हैं। तो फसल बीमा के जनक हैं VM दांडेकर, VM दांडेकर हैं। VM दांडेकर जो है फसल बीमा के यहाँ पे जनक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेष कृषि उपज योजना, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, दलहन तिलहन के उत्पादन से नहीं, नगदी फसल के उत्पादन से नहीं, सूखाग्रस्त से नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि उपज योजना लाना है तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें कृषि पदार्थों का अगर निर्यात होता है उसमें उछाल आती है तो यह हमारा विशेष कृषि उपज योजना यहाँ पे इससे बन जाएगी। विशेष बात हो रही है, खाद्यान्न वाला होता तो ज़रूर आने वाले जो भी इसके अन्य हैं ऑप्शन वो उसमें से शामिल होते, लेकिन निर्यात की बात की जा रही है या विशेष कृषि की बात की जा रही है। यहाँ पे निर्यात के उछाल सृष्टि से ही यह संबंधित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत निम्न में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों का अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध किया जाता है? ठीक है, यह आपको बताना है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरुआत हुआ था? तो 1999 से 2000 के बीच या 98-99 में इसे शुरुआत की गया था किसान क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन यहाँ पे है दिए जा रहे हैं, कौन कौन इसके लिए सही है। देखिए, फार्म संपत्तियों के रख रखाव हेतु पूंजी है, बिल्कुल है। कंबाइन कटाई ट्रैक्टर मिनी ट्रक क्रय करने के लिए भी यह शामिल किया जा सकता है। और फार्म परिवारों के उपयोग के लिए यह भी ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला तो हो ही जाएगा, और देखिए कंबाइन कटाई मशीन ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक के लिए खरीदारी के लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने ज़्यादा जो है क्रेडिट कार्ड नहीं दे पाएगा, 1-2 लाख देता है उतना नहीं हो पाएगा। बाकी फार्म संपत्तियों के रख रखाव के लिए हो जाएगा। फसल कटाई के बाद जो खर्चे हैं उसको यहाँ पे शामिल किया जा सकता है, और शीतगार सुविधा बड़ी हो जाएगी, इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया जा पाएगा। और फार्म परिवारों के उपभोग की आवश्यकता के लिए भी यहाँ पे इसको शामिल किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन 1, 3 और 4 यहाँ पे आंसर सही है। 2020 में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरुआत की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड जो है कब शुरुआत की गई थी यह आपको बताने हैं। हमने इसको अभी अभी आपको बताया है, तब तक आप इसको लिखिए। और एक प्रश्न है, अभी बताइए, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कार्यक्रम जो है यह कब जो है इसकी शुरुआत हुई थी यह बताने हैं। और तब तक प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 1998 और 99 के बीच क्रेडिट कार्ड योजना को शामिल किया गया था या इसकी प्रारंभ शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख जो है 2008 से इसकी शुरुआत है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कार्यक्रम की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय आलू CIP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बताइए पहले राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पे है? पहले राष्ट्रीय आलू केंद्र है ये भी बताइए, और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय आलू बताइए। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, एक है हैंडबुक
ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह हर साल प्रकाशित की जाती है और एग्रीकल्चर में कितना विकास हुआ, किस चीज़ के कारण इस विकास में रुकावट आई, कौन कौन से इसके पहलू थे, इसको यहाँ पे शामिल किया जाता है, जिससे हमें विकास समझ में आता है किस क्षेत्र में विकास हुआ, किस क्षेत्र में नहीं विकास हुआ, तो उस क्षेत्र में इसे विकास को पूरा करने में हमें सहूलियत प्राप्त होती है। देखिए, राष्ट्रीय आलू जो केंद्र है वह शिमला भारत में है। शिमला कहाँ भारत में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय जो आलू है वह पेरू लीमा में है। अंतर्राष्ट्रीय जो है लीमा के पेरू में है, लीमा पेरू की राजधानी है। ठीक है, सेनेगल की राजधानी डकार है, आयरलैंड की डबलिन है राजधानी है। इसे आप याद भी रखे रहिए। हैंडबुक जो एग्रीकल्चर है यह कब शुरुआत की गई थी? तो यह जो है ICAR द्वारा शुरुआत की गई थी, ICAR। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जो है इसके द्वारा शुरुआत की गई थी। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर की इसको प्रकाशित भी किया जाता है हर साल। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान की स्थापना कहाँ पे की जाती है, इसकी संस्थान कहाँ पे स्थित है, यह आपको यहाँ पे बताने हैं। इसका आंसर लिखिए। इसके साथ साथ आप बताइए नाफेड, NAFED, इसका फुल फॉर्म बताइए नाफेड का, और इसकी स्थापना कब होती है और इसके क्या क्या लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान की जो संस्थान है यह कहाँ पे है? मैसूर में है, यह आपको याद रखने हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, यह आपको याद रखने हैं। नॉफेड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर फूड, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर हो गया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फूड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और ये 20 अक्टूबर 1958 इसकी स्थापना की जा चुकी है और ये वितरण, निर्यात और आयात से संबंधित आंकड़े को इकट्ठा करता है और इस पर अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो पेरू वाला आपने देश से ना, तो देखिए पेरू लीमा में जो स्थापना हुई थी इसकी, यह 1971 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है इसकी मुख्यालय पेरू लीमा में स्थापित की जा चुकी है। यहाँ पे अगला प्रश्न है नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत में किस वर्ष, मतलब कि 2000 में स्थापना की गई थी, लेकिन कहाँ पे स्थापना की गई थी यह आपको बताने हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बताइए जीवी पंत कृषि विद्यालय, जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय, जीवी पंत कृषि विद्यालय, जीवी पंत कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1960 में हुई थी और नीरू मीरू जो है यहाँ पे कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना करी गई है। देखिए केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लीजिए। तो यह नाफेड नहीं है, ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखिए,
यहाँ पे नाफेड नहीं है, बल्कि यह जो है इसका है CFTRI, CFTRI। ये क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे है, और इसकी स्थापना जो है मैसूर में होती है। इसकी फुल फॉर्म यह है। तो यह सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या इसमें शामिल होता है, यह आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। केंद्रीय परिवहन लागत नहीं, ब्याज लागत नहीं, प्रापण प्रासंगिक प्रभार और वितरण लागत, बिल्कुल वितरण लागत यहाँ पे शामिल किया जाता है, क्योंकि बेचना होता है ना, तो लोगों को अगर उसको वितरण किया जाएगा तो उसमें उसको शामिल कर लिया जाता है आपको बोनस के साथ ही। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे कौन कौन सी लागत इसमें शामिल किए जाते हैं। तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के आर्थिक लागत जो 2 टाइप से आते हैं इसमें। एक्विजिशन कॉस्ट, यानी अगर किसी सामान को खरीदे हैं तो, या किसी फसल को खरीदे हैं तो उसकी लागत हो जाएगी, और साथ में वितरण लागत इसमें शामिल हो जाती है। अब देखिए अधिग्रहण लागत में क्या क्या है। तो इसमें MSP पर किसानों को बोनस दिया जाता है, और साथ में इसमें राज्य स्तरीय जो परिवहन होता है, मंडी शुल्क, परिवहन व्यय आदि इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यह इसमें सब कुछ शामिल करके आपको बोनस के रूप में दे दिया जाता है, क्योंकि आप अपने गांव से मंडी में ले आएंगे तो वो परिवहन लागत कहाँ से आएगा, जो व्यय है, उतराई चढ़ाई है, वो सब भी उसी MSP में ही शामिल किया जाता है एक साथ ही। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है, यह आपको बताना है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है। तो यह जो है कृषि लागत मूल्य आयोग इसमें क्या करता है, इसको शामिल करता है, ठीक है। इसमें जो है यह इसमें शामिल किया जाता है कृषि मूल्य तो इसमें देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यह शामिल होता है। और कृषि मूल्य आयोग, देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है यह है ना, तो इसकी शुरुआत या इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1965 में। कृषि मूल्य और जो कृषि मूल्य आयोग है इसका स्थापना की जाएगी 1965 में, और इसको बाद में 1985 में इसको अपग्रेड किया गया था। 1985 में इसे अपग्रेड करके मतलब कि बड़े क्षेत्र में इसे शामिल किया गया था। बाद में जो है 1985 में, देखिए 1965 में कृषि मूल्य आयोग बनाया गया था, केवल कृषि मूल्य आयोग बना था, लेकिन 1985 में इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नाम दिया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह बाजार मूल्य से ज़्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे नहीं, यदि बाजार मूल्य से ज़्यादा है तो किसान सरकार को नहीं बेचेंगे बल्कि खुद बाजार में बेच देंगे। यह किसानों की पैदावार के न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है, बिल्कुल।
यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता करता है। बिल्कुल, यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार से बड़ा लाभ कमा पाते हैं। तो 2, 3, 4 यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ यहाँ पे चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अच्छा चलिए आप देखिए, जिस मूल्य पर सरकार खदाने को क्रय करती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए एमएसपी होती है, इसी पर सरकार जो है इसे खरीद करती है और यह एमएसपी पे से ऊंचा दाम होता है, इसे कहते हैं अधिप्राप्ति मूल्य। अगर एमएसपी से भी अगर ऊंचा दाम होता है किसी फसल का तो उसे कहते हैं अधिप्राप्ति मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिप्राप्ति मूल्य कहेंगे। देखिए भारतीय चारा और चारागाह अनुसंधान कहाँ है यह भी आप बता चलिए। भारतीय चारा और चारागाह अनुसंधान झांसी में है। निम्न में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? कृषि वित्त के लिए यानी कृषि के लिए ज़रूरत है, तो आप बताना है इसमें कौन सही है। आप बताइए ये चीज़, गन्ने की उचित और पारिश्रमिक यानी एफआरपी का आर्थिक मामले की कमेटी कौन अनुमोदन करता है? ठीक है, अनुमोदन कौन करता है? गन्ने के उचित और पारिश्रमिक यानी जो गन्ना का एमएसपी है उसके लिए कौन विभाग जिम्मेदार है? इसे एफआरपी कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। इसमें उद्देश्य, उत्पादक नियोजन और व्यक्ति भी शामिल होते हैं। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक यानी एफआरपी का अनुमोदन कौन करता है? तो आर्थिक मामले की कैबिनेट मंत्री करती है इसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? कृषि वित्त का स्रोत नहीं है बताना है। तो सहकारी समिति भी स्रोत है, क्षेत्रीय ग्रामीण भी है, व्यापारिक बैंक भी है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, मतलब कि कृषि वित्त का स्रोत सभी है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाता है इसके लिए सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंशदान नहीं है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंशदान नहीं है बताना है। ग्रामीण व्यवस्था के लिए यहाँ पे उसका भाग नहीं है। देखिए पशुपालन है, यह कुटीर उद्योग है, निजी धन का उदाहरण देने का प्रचलन और अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। तो अच्छे उपकरण की उपलब्धता जो है यहाँ पे ग्रामीण में नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हो नहीं पाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण कौन प्रदान करता है? दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है यह आपको बताना है। साथ ही बताना है कि अल्फांसो आम, ठीक है, भारत का सबसे पसंदीदा आम है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे यह उत्पादित होता है और इसका निर्यात भी किया जाता है, आपको यह बताने हैं। ठीक है, यह आपको बताने हैं। ठीक है, और साथ में देखिए कृषि वित्त का अनुवाद किया ना, तो कृषि वित्त में स्रोत में कौन कौन है? तो हमें बताया कि देखिए सहकारी समिति, क्षेत्रीय व्यापारिक बैंक वगैरह सब में है शामिल है। तो इसमें किस बैंक का कितना ज़्यादा हिस्सा है यह बताना है। देखिए वाणिज्यिक बैंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक बैंक का है यहाँ पे, फिर सहकारी बैंकों का है, सहकारी समिति या बैंक हो सकते हैं इनका भी है, और फिर इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का है। वाणिज्यिक बैंकों का 73% है, 14% जो है सहकारी का है और 13% जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का है। सबसे कम किसका है? तो विदेशी बैंक का, जो विदेशी निजी बैंक है वो बिल्कुल नहीं दूसरे देश में जा करके कृषि को देते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं देते हैं, वो केवल व्यापार में अपना धन को लगाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बता के पूछा कि दीर्घकालीन कृषि ऋण कौन प्रदान करता है? तो यह भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करता है। आपसे पूछा अल्फांसो आम जो है यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, इसका उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है और निर्यात भी वहीं से ही होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण का स्थापना के लिए यहाँ पे काम किया है।
तो किस क्षेत्र के लिए बताना है। साथ में बताइए कि शहतूत रेशम की अग्रणी उत्पादक है ना। शहतूत जो है रेशम जो उत्पादन होता है सबसे अधिक है, शहतूत वाला जो रेशम है, तो सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, यह आपको बताना है भारत के लिए। तो देखिए कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए यहाँ पे भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। ठीक है। अन्य पूछा है शहतूत रेशम के अग्रणी उत्पादक है, तो किन राज्यों में उत्पादक या उत्पादन होता है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कर्नाटक में। ठीक है, सबसे अधिक कर्नाटक में, फिर एपी में सबसे अधिक, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर जो है तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो आज सभी प्रश्न हमने जो इम्पोर्टेंट थे हमने इसमें शामिल किया, संकलन किया है। अगर इसमें आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर लिखिएगा, उसे मैं शामिल ज़रूर करूँगा। जय हिंद माय फ्रेंड्स।